फ्रेंड्स, बाबाजी स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो फ्रेंड्स, मैं राहुल मिश्रा स्वागत करता हूं आपका बाबाजी स्टडी यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, इस समय मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर रहा हूं जीके की सीरीज का वीडियो नंबर 5, जो कि आपके आने वाले किसी भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे आप एसएससी के कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, रेलवे की कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, डिफेंस की कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या भारतवर्ष का ऐसा कोई भी एग्जाम जहां पे जीके जीएस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके हिसाब से हमारा सेशन मोस्ट हेल्पफुल रहने वाला है। तो फ्रेंड्स, हमारे सेशन को एंड तक जरूर देखें। और इसके अलावा हमारे इसी चैनल पर डेली मॉर्निंग में एक शॉर्ट करेंट अफेयर्स की वीडियो प्रोवाइड कराई जाती है, जिसमें आपको काफ़ी डिटेल्ड वे में एक्सप्लेन करके समझाया जाता है सारे करेंट अफेयर्स को, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट हेल्पफुल रहता है। तो हमारे इन दोनों सेशन को डेली बेसिस पे लिया करें और अपने नॉलेज को इन्हेंस किया करें। तो आइए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अपने आज के सेशन की ओर। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है, शक्तियों का विभाजन और स्वतंत्र न्यायपालिका किसकी दो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं? तो आपको बता दें कि शक्तियों का विभाजन और स्वतंत्र न्यायपालिका संघीय सरकार की विशेषताएं हैं। अगर इसकी और अन्य विशेषताएं की बात करें तो अन्य विशेषताएं दोहरी नागरिकता, दोहरी शासन व्यवस्था, अनम्य संविधान तथा लिखित संविधान प्रमुख हैं। आपको बताएं कि अमेरिका संघीय स्वरूप का सर्वोत्तम उदाहरण है, संघीय शासन व्यवस्था का सर्वोत्तम उदाहरण है, और अमेरिका में दोहरी नागरिकता पाई जाती है। जिसका अर्थ हुआ कि अगर आप किसी देश में रह रहे हैं, यानी कि अमेरिका में रह रहे हैं, तो आपको एक तो अमेरिका का नागरिकता लेनी होगी, और अमेरिका के जिस प्रांत में रह रहे हैं, जिस राज्य में रह रहे हैं, उसकी भी नागरिकता लेनी होगी। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। आपका आधार कार्ड भारतवर्ष का है, इसका मतलब है कि आप भारत में कहीं भी रह सकते हैं, कोई भी स्टेट से बिलोंग कर सकते हैं, बस आप भारतवर्ष के निवासी हैं। आप पार्टिकुलर किसी स्टेट के लिए आपको नागरिकता लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है फ्रेंड्स, आप कहीं भी रह सकते हैं। ऐसा नहीं, बिहार का व्यक्ति यूपी में रह सकता है, यूपी का व्यक्ति उत्तराखंड में रह सकता है, उत्तराखंड का व्यक्ति आपके केरल में रह सकता है, कहीं भी रह सकता है, बस उसके पास आधार कार्ड वैलिड होना चाहिए। लेकिन अमेरिका की बात करें तो वहाँ पर है दोहरी नागरिकता। अगर आप बिहार छोड़कर यूपी में रहने जाएंगे तो आपको यूपी की नागरिकता लेनी होगी, बिहार की नागरिकता समाप्त करनी होगी। यूपी छोड़कर उत्तराखंड में जाएंगे तो यूपी की नागरिकता खत्म करनी होगी, उत्तराखंड की नागरिकता लेनी होगी। उत्तराखंड छोड़ के केरल में आएंगे तो केरल की नागरिकता लेनी होगी, उत्तराखंड की नागरिकता समाप्त करनी होगी। तो इस तरह से अमेरिका में चलता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे क्वेश्चन नंबर 1 और उसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हुआ। तो फ्रेंड्स, यदि आपको हमारा सेशन पसंद आता है तो हमारे इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, संघीय प्रकार के शासन का गंभीर दोष क्या है? तो संघीय प्रकार के शासन का गंभीर दोष है पृथक्करण का खतरा। जी हाँ फ्रेंड्स, यह राज्यों के द्वारा समझौते के आधार पर बनाया जाता है, जहां राज्यों को संघीय सरकार से अलग होने का भी अधिकार प्राप्त होता है। इससे उनका संघ से अलग होने का खतरा सदैव बना रहता है। यही है संघीय प्रकार के शासन का सबसे बड़ा दोष। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, दोहरी नागरिकता निम्न में से किसकी विशेषता है? तो दोहरी नागरिकता का प्रावधान संघीय सरकार का लक्षण है, या यूँ कहे कि संघीय सरकार की विशेषता है। और मैंने अभी आपको बताया कि दोहरी नागरिकता का सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपका यूएसए अर्थात यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है। मैंने आपको अभी डिटेल में क्वेश्चन नंबर 1 में इसके बारे में समझाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, शासन की एकात्मक पद्धति का क्या लाभ है? तो शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ है एक मजबूत केंद्र का होना, यानी एक दृढ़ राज्य का होना। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपका बात करें कि जो एकात्मक पद्धति होती है, इस प्रणाली में सभी शक्तियां केंद्रीय सरकार में निहित होती है और इकाइयों के प्राधिकारी उनके अधीन होते हैं, जो केंद्र द्वारा प्रायोजित प्राधिकार का प्रयोग करते हैं। और अगर एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें आपका ब्रिटेन हो जाएगा और न्यूजीलैंड हो जाएगा। इस प्रकार की शासन व्यवस्था इन दोनों देशों में पाई जाती है। एकात्मक पद्धति, ब्रिटेन में रानी के हाथ में शासन रहता है। ठीक है, एलिजाबेथ जो करके रानी होती है, उनके हाथ में शासन रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, संविधान में सामसिक यानी कंपोजिट भारत का वर्णन निम्नलिखित में से किस प्रकार किया गया है? तो संविधान में भारत का जो वर्णन किया गया है एक राज्य संघ के रूप में किया गया है। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको मैं बताऊं कि अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत अर्थात इंडिया जो है राज्यों का संघ होता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा में कहा था
कि भारतीय राज्य व्यवस्था के लिए जानबूझकर संघ शब्द का प्रयोग किया गया है, क्योंकि संघ शब्द का प्रयोग करने से भारतीय परिसंघ राज्यों के बीच किसी करार का परिणाम नहीं होगा और राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है आपका कि भारत का कोई भी राज्य भारत से अलग नहीं हो सकता है, लेकिन अमेरिका का कोई भी राज्य अमेरिका से चाहे तो अलग होकर एक नया देश बना सकता है, लेकिन भारत का कोई भी राज्य टूटकर दूसरा राज्य बन सकता है। जैसे कि भाषाई आधार पर आपका तेलंगाना ये सब बना, आंध्र प्रदेश बना, ये सब टूटकर अलग राज्य बन सकते हैं। जैसे कि आपका झारखंड बन गया, ये सब राज्य बन सकते हैं, लेकिन भारत से अलग कभी नहीं हो सकते हैं। भारत का संविधान ऐसा बनाया गया है कि आप भारत में जुड़ तो सकते हो, लेकिन भारत से कभी अलग नहीं हो सकते हो। आपको बता दें कि सिक्किम जो है, सिक्किम भारत का अंग नहीं था। जी हाँ फ्रेंड्स, सिक्किम भारत में नहीं था, सिक्किम एक अलग राज्य, अलग देश था, लेकिन यह चाइना के डर से भारत में आकर मिल गया। लेकिन भारत में मिला तब इसको पता चला कि भारत की तो संविधान ऐसा है कि आप भारत में मिल तो सकते हैं, लेकिन इससे टूट नहीं सकते हैं। तो मजबूरन सिक्किम को भारत का राज्य बनकर ही रहना पड़ा, और जिसे हम आज भारत का राज्य जानते हैं। अगर आपको बताएं, यह घटना 1972 की है, जब सिक्किम को भारत में मिलाया गया था। सिक्किम एक आपका बता दें एक देश था, लेकिन अब 1972 के बाद जब यह भारत में मिल गया तो यह भारत का राज्य हो गया। लेकिन उसके बाद जब सिक्किम भारत से अलग होना चाहा तो वह अलग नहीं हो पाया, क्योंकि भारत का संविधान ऐसा था कि आप भारत में जुड़ तो सकते हो, लेकिन अलग नहीं हो सकते हैं। जैसा कि आपने जियो फोन में देखा होगा, छोटा वाला जो जियो फोन कीपैड वाला फ़ोन होता है, वह किसी का हॉटस्पॉट तो कनेक्ट कर सकता है, किसी के हॉटस्पॉट को ले सकता है, लेकिन खुद का हॉटस्पॉट दूसरे को नहीं दे सकता है। यानी दूसरे का नेट ले सकता है, खुद का नेट नहीं दे सकता है। वही भारत है। भारत किसी भी राज्य को अपने में मिला सकता है, लेकिन अपने में जब मिल जाए उसके बाद भारत किसी को छोड़ नहीं सकता है, यानी आप भारत से अलग नहीं हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। हमारे सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन है? तो हम सबको पता है कि हमारे सौर मंडल का सबसे जो चमकीला ग्रह है वह चमकीला ग्रह शुक्र है। शुक्र को आपको बताएं कि शुक्र सूर्य के नज़दीक सबसे दूसरा ग्रह है। शुक्र जो है सूर्य के नज़दीक का सबसे दूसरा ग्रह है। इसे पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है, इसको भोर का तारा भी कहा जाता है, सांझ का तारा भी कहा जाता है। ये आपको चमकता हुआ नॉर्थ साइड में नज़र आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आप इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, और अभी जो क्वेश्चन नंबर 6 को मैं कराया हूँ उस क्वेश्चन को किस तरह से रिपीट करता है, उन सारी बातों को इसमें देखेंगे आगे आने वाले क्वेश्चंस में। क्वेश्चन नंबर 7 है, सूर्य या चंद्र ग्रहण में पृथ्वी पर छाया कितने भाग में विभाजित हो सकती है? तो पृथ्वी पर जो छाया है यह 2 भागों में विभाजित हो जाती है। अब ये 2 भाग कौन कौन होते हैं? तो 2 भागों के मैं नाम बताऊँ आपको। तो एक होती है अम्बरा, एक क्या होती है, एक अम्बरा, और एक होता है पेनम्बरा। ठीक है फ्रेंड्स, अम्बरा और पेनम्बरा रूपी 2 भाग में पृथ्वी पर छाया विभाजित हो जाती है जब सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण लगता है। शायद आप इस बात को पहली बार जान रहे होंगे। अगर मुझे मौका मिला तो इन बातों को मैं आपको डिटेल में एक अलग से वीडियो बनाकर समझा दूंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा कौन सा है? जी हाँ फ्रेंड्स, पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा जो है वह सूर्य है। अब सोच रहे होंगे पृथ्वी के नज़दीक में तो शुक्र भी है, मंगल भी है, तो ये सूर्य कैसे हो गया? तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊँ, ये सारे ग्रह हैं, लेकिन सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है। प्रॉक्सिमा सेंचुरी आप नाम सुने होंगे, तो वह क्या है? वह भी एक तारा है जो कि सूर्य के सबसे नज़दीक का तारा है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। तो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा क्या है? तो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा जो है वह सूर्य है। जी हाँ फ्रेंड्स, सूर्य है। और अब जो छोटे छोटे तारे दिखते हैं ना, तारे आप आसमान में चमकते हुए वो देखते हैं, वो तारे बहुत ही दूरी पर होते हैं, इस कारण हमें वो छोटे दिखते हैं। वास्तव में बात करें तो वो इस पृथ्वी से भी बहुत बड़े होते हैं। वो जो तारे आपको छोटे छोटे टिमटिमाते हुए दिखते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से वह टिमटिमाते हैं, प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से वह टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। वो पृथ्वी के आकार से भी काफ़ी बड़े होते हैं, सूर्य के आकार के होते हैं, सूर्य से भी कहें तो बड़े होते हैं, लेकिन वह काफ़ी दूरी पर हैं, इस कारण हमें वो छोटे छोटे दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, आप स्काई मैप का यूज़ करके सब ग्रह को देख सकते हो कि कौन सा ग्रह कहाँ है, कौन सा तारा हमारे ऊपर चमक रहा है। जैसे कि आपको वेनस को ढूंढना हो तो आप स्काई मैप एप्लीकेशन होता है, उसको आप डाउनलोड करिएगा तो आपको सारे ग्रह दिखेंगे। आप चमकते हुए आसमान में देखोगे, अपने फ़ोन में देखोगे तो पता चलेगा कि हाँ यही ग्रह है, यही मून है, यही इधर है, सब कुछ पता चलेंगे। आप एक बार इंस्टॉल करके देखना ज़रूर। ये मैं अभी प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। ठीक है,
अगला क्वेश्चन नंबर 9 है, सौरमंडल में कौन सा ग्रह पृथ्वी जितना बड़ा है? तो पृथ्वी जितना बड़ा कौन है? तो शुक्र होगा, क्योंकि शुक्र को पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। तो देख रहे हैं एक ही क्वेश्चन को किसने तरीके से रिपीट कर रहा है। अभी क्वेश्चन नंबर 6 में भी आपका शुक्र ही आंसर था और क्वेश्चन नंबर 9 में भी शुक्र ही है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 10 है, कौन सा ग्रह चंद्रमा के समान दिखता है? तो चंद्रमा के समान भी आपका शुक्र ही ग्रह दिखता है। एक आंसर और इसको पूछने का तरीका बहुत अलग अलग 3 प्रकार से। तो शुक्र से इस तरह से 3 प्रकार से प्रश्न पूछ सकते हैं। इसी कारण मैंने इन शुक्र के इन सारे प्रश्नों को एक साथ रखा, जिससे आप कभी भी इस मैटर में कंफ्यूज ना हो। तो फ्रेंड्स आते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानागार पाया गया। तो सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानागार कहाँ पे पाया गया? तो मोहनजोदड़ो में पाया गया। मैंने इसको कल के लेक्चर में भी एक्सप्लेन किया था कि मोहनजोदड़ो में सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानागार पाया गया। इस विशाल स्नानागार के चारों ओर सीढ़ियाँ मिली, कमरे मिले, जिससे इस बात का पता चला कि यहाँ जो यह स्नानागार था यह आम जनता के विशेष आयोजन के लिए बनाया गया था। मार्शल महोदय ने इसे तात्कालिक विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण भी कहा। अगला क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, निम्नलिखित में से किस देश ने भारत से मोहनजोदड़ो के प्रसिद्ध नर्तक कन्या की प्रतिमा वापस देने के लिए कहा? अब यह एक स्टोरी सुनिए। आपको बताएं कि भारत में एक कांसे की नर्तक कन्या यानी कि नृत्य करती हुई कन्या की प्रतिमा मिली थी, जो कि मोहनजोदड़ो के लड़काना डिस्ट्रिक्ट से मिली थी। आपको बताएं कि यह जो लड़काना डिस्ट्रिक्ट है वह वर्तमान में हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में पड़ता है, या नल्ला पाकिस्तान में यह पड़ता है। तो आपको बताएं कि यह पाकिस्तान जो है यह भारत से इस प्रतिमा की मांग कर रहा है कि आप हमारी प्रतिमा को वापस कर दीजिए, क्योंकि यह मेरे यहाँ निकला था। अरे चचा, आपके यहाँ निकला था उस समय यह भारत का ही हिस्सा था, तो अब यह आपकी नर्तक की मूर्ति आपको नहीं मिलेगी, इसलिए आप इसकी मांग करना बंद कर दें। तो यह कहाँ मिला था? पाकिस्तान के लड़काना डिस्ट्रिक्ट में मिला था। ठीक है, कौन सी प्रतिमा? नर्तक कन्या की प्रतिमा, जो कि मोहनजोदड़ो से मिली थी, और इसकी मांग कौन कर रहा है? पाकिस्तान इसकी मांग कर रहा है। यह क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी? तो सिंधु घाटी अर्थव्यवस्था की ताकत कृषि थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, सबसे प्राचीनतम सभ्यता का नाम क्या है? जी हाँ फ्रेंड्स, सबसे प्राचीनतम सभ्यता, तो सबसे प्राचीनतम जो सभ्यता है वह मेसोपोटामिया की सभ्यता है, नंबर 1। उसके बाद आपकी आती है सिंधु घाटी की सभ्यता, जो कि हम लोग पढ़ते हैं। मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी इसका यूनानी शब्द था और इसका अर्थ था 2 नदियों के बीच की सभ्यता। यह इराक की 2 नदी, जिसका नाम है एक का दजला और एक का फरात, इन 2 नदियों के बीच में इसकी सभ्यता पाई गई थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता। और 2 नंबर पर कौन सी सभ्यता आई सबसे प्राचीनतम में बात करें? तो सिंधु घाटी सभ्यता, जिसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, जिससे हम लोग की उत्पत्ति हुई है, और यह भारत में पाई गई सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु नदी के किनारे। ठीक है, उसके बाद आपकी आती है कौन सी सभ्यता? मिस्र की सभ्यता, नंबर 3 पे। और नंबर 4 पे आपकी माया सभ्यता आती है। तो अगर बात करें कि सबसे प्राचीनतम सभ्यता में, तो सबसे पहले मेसोपोटामिया, उसके बाद सिंधु घाटी की सभ्यता, उसके बाद मिस्र की सभ्यता, और सबसे लास्ट में माया की सभ्यता पाई जाती है। अगला क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता स्थल पाकिस्तान में है? तो अब यहाँ पर सारे ऑप्शन को मैं 1 बाय 1 करके बता देता हूँ कि कौन सा स्थल कहाँ पे है। अगर बात करें लोथल की, तो लोथल की बात करें तो लोथल आपके गुजरात में है। कालीबंगन की बात करें तो कालीबंगन राजस्थान में है। आलमगीरपुर की बात करें तो यह मेरठ उत्तर प्रदेश में है। और हड़प्पा की बात करें तो यह नल्ला पाकिस्तान के देश पाकिस्तान में है। तो कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता स्थल पाकिस्तान में है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हड़प्पा सभ्यता का स्थल पाकिस्तान में है। क्वेश्चन नंबर 16 है, किस कुल के पुष्पों का पुंकेसर अपने परागकोश तथा अपने पंखुड़ियों के साथ परस्पर संलयित होता है? तो आपको बता दें कि यूफोरवियस कुल के पुष्पों का पुंकेसर अपने परागकोश तथा अपने पंखुड़ियों के साथ परस्पर संलयित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, दालें किस कुल में प्राप्त होती हैं? तो आपको बताएं कि दालें जो है वह लेग्यूमिनेसी कुल से प्राप्त होती है। राइट आंसर आपके ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इस चीज़ को खुद में फील भी किए होंगे, आप सोचे भी होंगे, लेकिन आपको इसका जवाब नहीं मिल पाया होगा।
इस क्वेश्चन का जवाब, क्वेश्चन नंबर 18 का जवाब। जी हाँ फ्रेंड्स, आप बिल्कुल इसके बारे में सोचे होंगे लेकिन आपको इस क्वेश्चन का जवाब नहीं हो पाया होगा। चलिए आप क्वेश्चन पढ़ता हूँ मैं। क्वेश्चन है आपका, शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म क्यों होता है? जी हाँ फ्रेंड्स, शीतकाल में जो हैंडपंप का पानी होता है यानी कि जो चापाकल का पानी होता है वह क्यों गर्म होता है? आप लोग तो इसके बारे में सोचे भी होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो चलिए मैं आपको बताऊं। तो पृथ्वी के भीतर का तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है, इस कारण शीतकाल में हैंडपंप का पानी जो होता है वह गर्म होता है। आपको बताएं कि मृदा जो है यह ऊष्मा की कुचालक होती है, जिससे भूमि के अंदर के जल की ऊष्मा बाहर नहीं आ पाती है और इस कारण हैंडपंप का पानी हमें गर्म प्रतीत होता है और अंदर से गर्म निकलता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से अधिक जलन किससे पैदा होती है? तो सबसे ज़्यादा अधिक जलन जो पैदा होती है वह वाष्प से पैदा होती है। उबलता हुआ पानी का जलन, गर्म पानी का जलन तो कम होता है, लेकिन वाष्प का जलन जो होता है वह सबसे ज़्यादा होता है। माफ़ करिएगा फ्रेंड्स, वो थोड़े से कुत्ते भौंक रहे थे, इसी कारण मैंने वीडियो को रोक दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु में इलेक्ट्रॉन हैं। तो परमाणु में इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं? तो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु में इलेक्ट्रॉन अस्थायी नहीं हो सकते हैं। इसका अर्थ है कि वे अस्थायी होते हैं। इलेक्ट्रॉन तथा नाभिक के मध्य स्थित वैद्युत आकर्षण बल इलेक्ट्रॉन द्वारा नाभिक के परितः घूमने में प्रयोग होता है, इस कारण इलेक्ट्रॉन अस्थायी नहीं हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आज के थे 20 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा सेशन पसंद आया होगा। यदि आपको हमारा सेशन पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।